गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में जो मेडिकल की ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। पर्टिकुलरली मैंने ये देखा है कि कोविड के टाइम पे तो मेडिकल की ट्रीटमेंट नो डाउट बेतहाशा इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे क्या कारण है कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों महंगी होती जा रही है। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन कारणों को जानने की कि महंगाई और मेडिकल की ट्रीटमेंट का आपस में क्या रिलेशन है और ऐसे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से मेडिकल की ट्रीटमेंट जो है वो महंगी होती जा रही है और आम लोगों की पहुंच से ऐसा हमें लगता है कि बाहर होती जा रही है। और इसकी वजह से कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और पेशेंट्स के रिलेशन में एक तनाव सा आ गया है। आइए दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और YMCC हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये महंगाई क्या है। इसको देखिए, हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, ये बस एक महंगाई है। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप अपने गली के नुक्कड़ में या गली में जो किराने की शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने जाके सामान ख़रीदा और आपने 100 रुपीज़ सपोज़ कर लिए उसको दिए। कुछ दिनों के बाद आपको उसी सामान की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसी किराने की शॉप में दोबारा जाते हैं। तो आप वही चीज़ों को परचेज़ करते हैं, बट इस बार जो है दुकानदार आपको कहता है कि जी 100 रुपये नहीं लगेंगे, इस बार तो आपके 110 रुपये लगेंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता है, भाई चीज़ें तो वही हैं, तो फिर ये मेरे से 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है। तो ये दोस्तों, यही जो आपकी इन्फ्लेशन है। ये क्या होता है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 110 रुपये में मिल रही है। यानी कि अगर 110 में से 100 माइनस करें तो ये 10% की जो है, ये इसको हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है या महंगाई हो गई है। अगर इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 10% के हिसाब से निकल के आती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये इन्फ्लेशन क्या है। अब इसको हम दो तरीक़ों से सोच सकते हैं। एक तो हमें यह महसूस हुआ है कि उन वस्तुओं की जो कीमत है वो 10 रुपये बढ़ गई है, या इसको हम एक अगर दूसरे एंगल से देखें तो इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि आपकी रुपए की जो कीमत है वो 10 रुपये कम हो गई है। ये दोनों का एक ही चीज़ का मतलब है और ये एक्चुअल में एक महंगाई ही है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर ये महंगाई बढ़ती जाएगी तो आपकी चीज़ों की खरीदने की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी जो परचेज़ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जो आपकी कोई चीज़ खरीदने गए हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपकी रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ये बेसिकली देखिए डिपेंड करता है किस संदर्भ में हम इसको लेते हैं। अब मान लीजिए अगर हम दुकानदार की बात करें, दुकानदार के पास अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का सामान पड़ा है और सरकार की कोई नीति आ जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सपोज़ करिए 10% बढ़ गई, तो उस व्यापारी का माल पड़े पड़े ही 1 लाख से होकर 1,10,000 को हो जाएगा। तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, परंतु जो हम लेने वाले हैं, जिन्होंने वो चीज़ खरीदनी है, उनके लिए वो इन्फ्लेशन एक नेगेटिव वे से ली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है, इट इज़ लाइक ए डबल एज स्वॉर्ड। तो अब दोस्तों, प्रश्न वो ये उठता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती रहेगी तो क्या होगा। देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारी जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी और इससे इकॉनमी का साइकिल रुक सकता है। ठीक है, तो अब ये अगले सवाल ये आता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है। देखिए, दुनिया भर की सरकारों के पास ये ताकत है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती हैं। वो कैसे कंट्रोल करती हैं? बेसिकली क्या होता है, ये डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे, यानी कि
कोई भी सरकार किसी साल में कितने पैसे की छपाई करती है। अब सरकार अगर किसी साल में ज़्यादा पैसे की छपाई करेगी, ज़्यादा नोट्स प्रिंट होंगे, ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। अब लास्ट कोविड के 1-2 सालों में क्या हुआ है कि सरकार को स्टिमुलस पैकेज देने की वजह से बहुत सारी नकदी बाज़ार में आ गई। लोगों के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास, बिजनेसेस के पास खूब सारा नकदी आने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो ये एक कारण है। ये एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होती है कि वो महंगाई की दर को एक साल में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो मौजूदा सरकार है उसका ये लक्ष्य है कि ये महंगाई को 4 से 6% की दर पर रखा जाए। अब ये एक एवरेज महंगाई है, इसमें बहुत सारियाँ और भी इसमें इसको अगर डिवाइड करें, जैसे कि इसमें पेट्रोल की जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो भी इंक्लूडेड है, खाद्य पदार्थों की इंक्लूडेड है, सीमेंट्स की या ऐसी चीज़ों की, और इवन जो मेडिकल की जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इंजेक्शन्स वगैरह, उनकी भी जो है महंगाई दर इसमें शामिल है। तो ये जो हमें इन्फ्लेशन दिखाया जाता है, जिसको हम जांच सकते हैं, सरकार ये आंकड़े पेश करती है होल प्राइस इंडेक्स से या कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स से। तो इससे हमें पता चलता है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल या आने वाले सालों में महंगाई कैसे बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक ग्राफ आ गया है। ये इन्फ्लेशन का जो डेटा है 1986 से लेके 2024 तक का इसमें प्रेडिक्शन दिखाई गई है। अब इससे ये साफ महसूस होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक दर पर स्थिर नहीं रहती, कभी ये बढ़ती है, कभी कम होती है। तो 2000 से पहले ये देखा गया था कि इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 10% के आसपास थी। 2008 से 2012 तक ये फिर बढ़ गई, 9 से 12 के करीब हो गई और फिर इसमें कमी देखी गई। अब कोविड की वजह से ये इन्फ्लेशन फिर बढ़ने की कगार पे है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 या 25 तक ये दोबारा गिरकर 3 से 4% आ जाएगी। देखिए, ये तो हमने बात करी एक मेडिकल जनरल इन्फ्लेशन की। अगर हम इस चीज़ को मेडिकल फील्ड में लागू करें तो ऐसा देखा गया है मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ यूजली डबल द अमाउंट ऑफ जनरल इन्फ्लेशन। यानी कि अगर हमारी इन्फ्लेशन 4 से 6% है तो ऐसा देखा गया है कि मेडिकल की इन्फ्लेशन 12 से 14% की रहती है। यानी कि मेडिकल फील्ड में महंगाई आम महंगाई के मुकाबले डबल गति से बढ़ रही है। अगर हम इसके डेटा की तरफ देखें तो 2014 में मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 12.5% की थी। 2017 और 18 में ये कम होकर 4.5% के करीब हो गई और 2018 और 19 में ये 7.25% के करीब थी। 2020 के बाद का डेटा अभी नहीं आया, तो उम्मीद यही है कि मेडिकल की इन्फ्लेशन कोविड की वजह से बढ़ गई है। अब मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें जो मेडिसिन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टैबलेट्स हो गई, इंजेक्शन्स हो गए या कोई प्रोसीजर्स हो गए, उनकी इन्फ्लेशन अलग तरह से मापी जाती है और एक इन्फ्लेशन होती है डॉक्टर के सर्विसेज से। वो जैसे कि ओपीडी की फ़ीस है, इंडोर की फ़ीस है। तो ऐसा देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों से जो मेडिकल सर्विसेज की इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितने की मेडिसिन की और इंजेक्शन्स की, मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ गई है। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती है। इसके मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जो मेडिकल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो ये मोस्टली इंपोर्ट हमें करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें बड़ी महंगी आती हैं। सीटी स्कैन एमआरआई का खर्चा जो लगाने का है वो करोड़ों में आता है। दूसरा, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो मेडिकल की जो एजुकेशन है वो पिछले 10 से 20 सालों में ऑलमोस्ट 200 से 300% का उसमें राइज़ देखा गया है। और तीसरा ये जो कारण है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके बिल्डिंग के खर्चे करने में और जो भी गाइडलाइंस को फॉलो करने में प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, NABH एक्रेडिटेशन लेनी पड़ती है, तो हॉस्पिटल्स का खर्चा एज सच उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़ गया। तो इसकी वजह से एक कारण है कि ये मेडिकल इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में ज़्यादा है। अब
सवाल ये उठता है कि हम इस चीज़ को कम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ये करें कि हमारा जो मेडिकल पे होने वाला ख़र्चा है वो कम से कम हो। तो यस दोस्तों, इस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। हमें 2-3-4 चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो हमें अपना जो है लाइफ़स्टाइल जो है वो अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छे से मेंटेन होगा, हम साफ़-सुथरा खाएँगे, पिएँगे, तो हमें बीमारियाँ जो हैं कम लगेंगी। दूसरा जो है, अगर हमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो हमें इन बीमारियों के बारे में जानकारी जो है वो लेनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट से लें, चाहे अपने डॉक्टर से सलाह करें, ताकि हमें इनके बारे में पता लगे और हम इसको अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकें। तीसरा जो है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं उन पेशेंट्स को अपनी दवाई जो है वो लगातार लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार दवाई लेना कभी-कभी दवाई लेने से हमेशा ही सस्ता पड़ता है। तो यू शुड टेक योर ट्रीटमेंट वेरी रेगुलरली। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कि अपना जो है, अपना और अपने मेडिकल फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सी इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, बट जो आपकी फैमिली को एडिक्वेटली कवर करे, दोस्तों आप उस मेडिकल इंश्योरेंस को ज़रूर लें। इससे आपकी जेब पे होने वाला जो मेडिकल का खर्चा है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की कि महंगाई और मेडिकल की जो ट्रीटमेंट है उसका आपस में क्या रिलेशन है और इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।